वेलकम दोस्तों, हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम वायुमंडल की जो गैसों की जो चक्रीय प्रक्रिया है उसके बारे में हम जानेंगे कि वायुमंडल की जो गैसों की चक्रीय प्रक्रिया है इसमें तीन प्रमुख रूप से हैं। एक तो हमारा कार्बन चक्कर है, ठीक है, एक ऑक्सीजन चक्कर है और एक कार्बन डाइऑक्साइड चक्कर है। ठीक है, तो हम इनको तीनों को देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, जो भी इससे एक्स्ट्रा कुछ होगा तो वो भी हम साथ के साथ कर लेंगे। यानी जितने भी चक्कर है वायुमंडल में हमारे और जो मेन जो चक्रीय प्रक्रियाएं हैं उन सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत ही शानदार मटेरियल आपको डायग्राम के साथ हर चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर कर देना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं हमारे कार्बन चक्कर पर कि कार्बन चक्कर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पता है कि भाई हमारा जो ब्रह्मांड है वो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। तो कैसे कार्बनिक जो पदार्थ है कैसे स्टार्ट होता है, कैसे वायुमंडल में आता है, कैसे ये प्रकार से मतलब एक पूरी की पूरी एक चक्रीय जो प्रक्रिया है पेड़ पौधों से होते हुए किस प्रकार ये कार्बोहाइड्रेट में बदलती है, फिर कैसे भोजन बनता है ये पौधों के लिए, फिर जीव जंतुओं के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया हम कार्बन चक्कर की इसमें देखना चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि वायुमंडल में कार्बन तत्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में विद्यमान है। यदि हम वायुमंडल में कार्बन देखो कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो इसलिए इसमें बोलते हैं कि कार्बन डाई, देखो जिसमें कार्बन है ना ये चीज़, यही बोल रहा है कि CO2 के अंदर जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर CO2 के अंदर जो कार्बन तत्व है वो CO2 के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, और समस्त जीवों के कार्बन का स्रोत वायुमंडल है। जितने भी जीव हैं, ठीक है, उनका जो स्रोत है वो क्या है, वायुमंडल है। क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन तत्व पाया जाता है। ठीक है, और देखो CO2 क्या है, कोई भी जीव जंतु देखो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं सांस लेने के लिए, हम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, और जब पेड़ पौधों को जब CO2 को अंदर लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधे CO2 को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, रेस्पायरेशन। ठीक है, इंग्लिश में रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, पहली बात तो यहाँ तक आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि वायुमंडल के अंदर जो कार्बन है, कार्बन का फार्मूला देखो, कार्बन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको यार, कितना यौगिक ये है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कार्बन के बारे में कि भाई इसकी संयोजकता बताओ कितनी है। संयोजकता, संयोजकता एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, भाई इसका संयोजकता बताओ। ठीक है, संयोजकता वैलेंसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको बता देना है कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, भाई 4 होती है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। और एक और बात बता देता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा जिसके स्पष्टांश बनते हैं ना, सबसे ज़्यादा स्पष्टांश बनते हैं इसके। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और इसके जो हम बोलते हैं इनको, जो सबसे प्रमुख होते हैं इनमें वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से जो मॉलिक्यूल बने उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यदि मैं हाइड्रोकार्बन की भी आगे बात करूं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी आगे तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं तीन, कौन से, एल्केन, एल्कीन
और एल्काइन। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब मैं डिटेल में यदि कार्बन को ही पढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये मोटा सा आइडिया मैंने बताया है। ठीक है, और कार्बन का जो सबसे पहला जो सब्सटेंस है वो है भाई CH4। ठीक है, और ये CH4 को ज़रूर याद रखना, आपको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, ट्रिपल स्टार लगा लेना, मीथेन। इसको बोलते हैं मीथेन। फार्मूला भी याद रखना है इसका, क्या फार्मूला है, CH4 मीथेन का। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में जनरली कि ये कहाँ पर पाई जाती है। जितनी भी दलदली ज़मीन होती है, ठीक है, जितनी भी दलदली ज़मीन होती है या और जो धान के खेत होते हैं, धान के खेत होते हैं, वहाँ पर पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाने वाला भी, ये धान के खेत वाला। ठीक है, और जो दलदली जगह है हर जगह मीथेन पाई जाती है। तो कार्बन क्या भाई बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल बनते हैं पूरी की पूरी। यदि आप केमिस्ट्री में जाकर किसी जो केमिस्ट्री के जानकार है ना उससे पढ़ोगे तो कार्बन से जो पदार्थ सब्सटेंस बनते हैं उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं जो कार्बन से सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, जिसको कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक तत्व बोला जाता है। हिंदी में आप कार्बनिक तत्व बोल सकते हो। और इसी के ऊपर पूरी की पूरी एक अलग से केमिस्ट्री बनी हुई है भाई कार्बन के ऊपर। एक दो अंदाज़ा लगा लो भाई, आप BSc में पढ़ते हो, MSc में अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या नाम दिया गया उसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, कि बहुत ज़्यादा भाई कार्बन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये एक तत्व बताया मैंने सिर्फ आपको मीथेन, लेकिन इसके इतने सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों सब्सटेंस बनते हैं। और ये सब्सटेंस सारे के सारे इन 3 प्रोसेस से बनते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से। ठीक है, मोटे सी बात है। अब आपसे पूछ लेना कि मीथेन कौन से घराने का है, ये 3 घराने हैं इसके। ठीक है, तो मीथेन की यदि मैं बात करता हूँ तो एल्केन घराने का है। ये कौन से घराने का है, एल्केन, एल्केन फैमिली का है भाई ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये शायद, बस छोड़ो यार बहुत हो गया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं, अपन अपने पॉइंट पे आते हैं दोबारा से। ठीक है, कि हमने देखा कि कार्बन जो है हमारा, ठीक है, किस में पाया जाता है, CO2 में कार्बन तत्वों के रूप में हमारे वायुमंडल के अंदर विद्यमान है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से, हरे पेड़ पौधे, देखो भी हमें पता है पेड़ पौधे श्वसन के लिए, जिसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, देखो हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग सूर्य प्रकाश के माध्यम से भोजन निर्माण हेतु करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बता चुका हूँ ना भाई आपको मैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की बात करते हैं तो क्या होती है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं हमारे, ठीक है, हरे जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे वायुमंडल से, ठीक है, ये हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल से CO2 गैस को लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा सन होता है, ठीक है, सन से सन से क्या लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, और इन दोनों से मिलकर ये अपना क्या है, भोजन तैयार करते हैं। तो इनको अपना भोजन तैयार करते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में तैयार करते हैं। और किसके रूप में तैयार, अब ये जो CO2 को है किसके रूप में तैयार करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में तैयार करते हैं। इनके द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जीव जंतु अपने भोजन के लिए करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक बात आपको समझ में आई कि पेड़ पौधे ने CO2 और प्रकाश लेकर, ठीक है, सूर्य का प्रकाश लेकर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल दिया, कार्बन को कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया, कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट में चेंज कर दिया। और इसी कार्बोहाइड्रेट को क्या लेते हैं, जीव जंतु लेते हैं। इसी को क्या लेते हैं, जीव जंतु लेते हैं। एक समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। देखो वायुमंडल के अंदर कार्बन है, किस रूप में विद्यमान है, CO2 के रूप में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और उस CO2 को क्या लेते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस CO2 से जो सूर्य का प्रकाश है, उस सूर्य के प्रकाश से जो धूप से क्या है CO2 को है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं अपना भोजन बनाने में। ठीक है। और उसी हाइड्रेट का क्या कौन यूज करते हैं, जीव जंतु। हम खाते हैं। अब जैसे गेहूँ उगता है, धान उगते हैं, हम खाते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको अच्छे तरीके से। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए फिर कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल भंडारों में कुल और चूने के अभाव के रूप में इकट्ठी हो जाती है। चूने के पत्थर के अपघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पुनः पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। देखो ये क्या कहता है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल भंडारों में घुलकर और चूने के जमाव, क्योंकि देखो क्या आपको पता है कि भाई जगह जगह क्या है, हमारी ज़मीन कहीं पत्थर है, कहीं वो है। तो जो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पृथ्वी पर आकर, ठीक है, वो जो जल भंडारों में घुलकर, ठीक है, जल भंडार क्या क्या है, किस से मतलब आपका जैसे नदियां हैं, महासागर है, क्योंकि उनमें धीरे धीरे आपने देखा होगा उनके नीचे एक रेत का जमाव होता है, तो उसमें रूप में इकट्ठे हो जाती है। और चूने के पत्थर के अपघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पुनः पहुंच जाती है और CO2 बनकर दोबारा से किस में पहुंच जाएगी, वायुमंडल में। और इस प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहते हैं। इस प्रकार वायुमंडल और पृथ्वी में के जल भंडारों के बीच कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। भाई वहाँ से उधर चली गई, दोबारा से आ गई, ऐसा आदान प्रदान इसमें होता रहता है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के श्वसन के द्वारा, पौधों और जीव जंतुओं के अपघटकों द्वारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में वापस चली जाती है। इस प्रकार वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का आना और धरातल से पुनः वायुमंडल में जाना, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसको हम कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, निरंतर या कंटिन्यूस। इससे कार्बन और जैवमंडल के बीच संतुलन बना रहता है कि भाई किसी चीज़ की भी अधिकता नहीं होती। ठीक है। यानी एक पूरा का पूरा क्या है, ये कह सकते हो मेंटेनेंस रहती है कार्बन के बीच में और जैवमंडल के बीच में। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, देखो समझने की हम कोशिश करते हैं। वायुमंडल में CO2 है, कार्बनिक यौगिक बन के ये पादपों के पास पहुंची, कार्बनिक यौगिक बन के पादपों के पास पहुंची, पादपों से किसके पास, जैसे कोयला है, ठीक है, या पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, या कार्बनिक यौगिक है। और जो कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट के रूप में जंतुओं के पास पहुंचते हैं। ठीक है। जंतुओं से क्या है, यह पुनः श्वसन तथा विघटन के द्वारा फिर से वायुमंडल में पहुंच जाती है। ठीक है। और जो कार्बनिक यौगिक जो जंतु होते हैं, कई बार गल सड़ जाते हैं, पृथ्वी में भूकंप आ गया, नीचे दब गए, तो उनमें क्या है, जीवाश्म बन जाते हैं वो। ठीक है। और जो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो भी डायरेक्ट, यदि भूकंप आया या पृथ्वी में कुछ तबाही हुई, नीचे दब गए, तो नीचे चले जाते हैं जीवाश्म बन के, वो भी पेट्रोलियम का रूप धारण कर लेते हैं। ये भी आपके कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इन जंतु है, जंतु भी कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि वो भी कार्बोहाइड्रेट का योग करते हैं। यदि वो भी ऐसे प्रोसेस होता है तो वो भी पेट्रोलियम यानी जीवाश्म बन जाते हैं। ठीक है। अब इनसे हम बात करते हैं जो अकार्बनिक है, जो एक चीज़ इनसे अलग होती है वो है आपकी अकार्बनिक सॉल्ट। इसका हम यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे। ठीक है। चूना पत्थर है, चूना पत्थर से क्या है, दोबारा से जो जल भंडारण में आकर, और कोयले में भी इसी प्रकार से दोबारा जल भंडारण के आकर दोबारा से क्या है, वायुमंडल में पहुंच जाती है। जो ये एक पूरा सर्कल है जो ये चलता रहता है, इसी को हम कार्बन सर्कल बोलते हैं या चक्रीय प्रोसेस बोलते हैं, किसकी, कार्बन की। ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि भाई वायुमंडल के अंदर देखो जो कार्बन होती है वायुमंडल में, ठीक है, वो किसके रूप में प्रेजेंट होती है, CO2 के रूप में प्रेजेंट होती है।
ठीक है। CO2 से क्या है, जो ये Ca2 है आपकी, देखो दो तरीके से हैं। एक तो क्या है, ये जो CO2 को पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं सूर्य के प्रकाश के साथ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट को क्या है, जीव जंतु लेते हैं, और जीव जंतु क्या है, उस प्रक्रिया को दोबारा से शोषण, अपने शोषण के द्वारा उसको अपघटन करके दोबारा से क्या है, CO2 को कहाँ पर पहुँचा देते हैं, वायुमंडल में। ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि मनुष्य सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जो छोड़ते क्या है, CO2 छोड़ते हैं। अब देखो हमने क्या, ये पौधे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर गेहूं में बन गया। ठीक है। हमने गेहूं को खाया, गेहूं ने, और हमने ऑक्सीजन ली। ठीक है। तो हम क्या CO2 छोड़ेंगे, जो Ca2 छोड़ेंगे तो वो दोबारा से फिर कहाँ आ जाएगी, वायुमंडल में आ जाएगी। समझे आप इस बात को, एक छोटी सी बात। इसी प्रकार का वायुमंडल में जो CO2 होता है वो पानी में कार्बोनेट में घुलकर चूने पत्थर के साथ मिलकर दोबारा से फिर किस में आ जाते हैं, वायुमंडल में आ जाते हैं। ठीक है। जो कार्बनिक यौगिक या जीव जंतु होते हैं, ये दोनों के दोनों कार्बनिक यौगिक होते हैं, और कार्बनिक यौगिक से ही कोयला और पेट्रोलियम बनते हैं, सभी को पता है इस बात का। ठीक है। और जब कोयला और पेट्रोल है, जब इनको जलाते हैं तो क्या होता है, पुनः से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है। ऑक्सीजन गैस फिर से दोबारा से किस में आ जाती है, वायुमंडल में आ जाती है। उम्मीद करता हूँ भाई अच्छी तरीके से समझ में आई होगी ये जो आपका कार्बन सर्कल है। तो ये है हमारा प्रकृति के अंदर कार्बन चक्कर। ठीक है। मेरे हिसाब से तो भाई समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट या कोई ऐसी बात रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है ऑक्सीजन चक्कर। जैसे हमने कार्बन चक्कर देखा कि किस प्रकार से पहुंच जाता है, इसी प्रकार हम ऑक्सीजन को देखेंगे। तो ऑक्सीजन गैस का हमें पता है वायुमंडल में कितनी प्रतिशत है, 21% है। ठीक है। कितनी प्रतिशत है, 21% जो है वो क्या है, हमारी ऑक्सीजन है। और समस्त जीव जंतु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग किसके लिए करते हैं, श्वसन प्रक्रिया के लिए, सांस लेने के लिए करते हैं। ठीक है। ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम गैस आदि के जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो बता देता हूँ भाई, कोई भी आपको सिंपल सी बात है, नहीं कोई भी कंबशन करना है, ठीक है ना, कंबशन करना है यानी कुछ चीज़ को जलाना है, चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, गैस हो, सबसे ज़्यादा जलाने के लिए क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है भाई, O2 होता है। ये होता है हमारी ऑक्सीजन का फार्मूला। ठीक है। तो जलाने में सहायक होती है हमारी ऑक्सीजन गैस। यदि हम ऑक्सीजन गैस नहीं देंगे, ठीक है, तो आग नहीं लगेगी। जैसे आपने एक सिंपल सी कई बार देखा भी होगा, आते हैं जो हमारा ये होता है सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर होता है, उसको ट्रेनिंग देने आते हैं कि कैसे कई बार वो आग पकड़ लेता है, तो एक चद्दर से आप या कंबल से उसको क्या है, आग को बुझा सकते हो। क्योंकि हमने क्या कट करना है उससे, ठीक है, जो हमारा सिलेंडर्स होता है, ठीक है, जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें कई बार आग पकड़ लेता है, तो हम कंबल से उसको क्या कट करना पड़ता है, हमें ऑक्सीजन कट करनी है बस वायुमंडल से। तो उसकी यदि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग क्या है, बुझ जाएगी। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई भी कंबशन होता है तो उसको जलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है। और जब भी हम लकड़ी को, कोयला को, पेट्रोलियम को, गैस को आदि किसी को भी जलाते हैं तो इनको जलाने के बाद इनमें से क्या निकलती है, CO2 निकलती है। आप सबको पता है, हम पीछे भी मैंने बताया है, देखो यहाँ बताया था मैंने कि कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, तो इनका जब इनको जलाएंगे हम, ठीक है, जब इनको जलाएंगे दोबारा से CO2 निकलेगी और वो CO2 किस में चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी। ठीक है। यही बात हमने यहाँ पर बताई है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन चक्कर में कि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है, लगभग 21% होती है। ठीक है। और ऑक्सीजन का प्रयोग हम श्वसन के लिए करते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या यूज होता है, कंबशन में, यानी जलाने में, चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, कुछ भी हो, उनको जलाने में यूज किया जाता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है। और जब ऑक्सीजन को जलाते हैं तो क्या निकलती है, CO2 निकलती है। ठीक है। अब आगे देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं।
जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी ही अधिक ऑक्सीजन होगी। ठीक है ना। देखा होगा भाई कोरोना में कैसे हाल हुआ था, लोगों को कितनी दिक्कत हुई थी। यदि हम क्या है ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं कि हमें ना हो, तो हमें बहुत से ज़्यादा क्या है प्लांटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हमें ये दिक्कत नहीं आएगी। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन वायुमंडल में वापस चली जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन चक्र की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो मैं आपको समझाता हूँ ऑक्सीजन चक्कर। यहाँ पर ध्यान दो आप। देखो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन है, कितनी प्रतिशत है हमारी, 21% है। ठीक है, एक एक चक्कर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से हमने ली श्वसन में, ये प्रक्रिया हमारी श्वसन की है। तो हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो हमको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, CO2। ये CO2 हमने छोड़ दी, और इस CO2 का प्रयोग कौन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, प्रकाश इसको CO2 को ले लेंगे हरे पेड़ पौधे, और हरे पेड़ पौधे CO2 और सूर्य के प्रकाश से अपना क्या है भोजन बना लेंगे। ठीक है, और उससे क्या है ऑक्सीजन छोड़ देंगे। उस ऑक्सीजन को फिर से दोबारा से कहाँ चली जाएगी, अपने वायुमंडल में चली जाएगी। देखो चक्कर आया समझ में आपको या नहीं आया। ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन का जो प्रयोग हमें पता है ईंधन को जलाने के लिए करते हैं। ईंधनों को जलाने के लिए चाहे आपकी गैस होगी, ठीक है, या पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, कुछ भी है, लकड़ी है। ठीक है, इनको जलाते हैं और इनके जलाने से क्या निकलती है, निकलती है CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिर कौन प्रयोग करते हैं, हरे पेड़ पौधे यूज करते हैं, और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो दोबारा से वायुमंडल में चली जाती हैं। ठीक है, और एक और थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होती है, जटिल कार्बनिक अणु होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसको हम खाते हैं। ठीक है, इसको श्वसन में यूज करते हैं, और जब इसको हम यूज करते हैं श्वसन में, तो एक प्रक्रिया होती है जिससे क्या है वाटर है निकल जाता है, हमारे मुंह के थ्रू वाटर निकल जाता है, और वाटर द्वारा से प्रकाश संश्लेषण की इसका प्रयोग पेड़ पौधे कर लेते हैं वाटर का, और दोबारा से ये जटिल यौगिक बन जाता है। ठीक है, यदि ये आपको चलो ये याद भी नहीं रहता है, ये थोड़ा सा जो साइंस स्टूडेंट है उनके लिए, बाकी जो मैंने प्रोसेस समझाया है यदि आपको वो भी समझ में आ गया तो हमारा इससे काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाई नाइट्रोजन चक्कर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा नाइट्रोजन चक्कर। ठीक है, नाइट्रोजन प्रत्येक जीवन का एक आवश्यक तत्व है, और हमें पता है वायुमंडल में कितना है, कितने प्रतिशत है वायुमंडल में, 78, सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, डबल स्टार क्वेश्चन लगा लेना, पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे। नाइट्रोजन का प्रयोग स्रोत मृदा में उपस्थित नाइट्रेट होते हैं। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन वायुमंडलीय तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा जैव घटकों में प्रवेश करती है। पौधों में से ये नाइट्रोजन यौगिक, जिसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, आहार द्वारा जंतुओं में स्थानांतरित होते हैं। किसमें, पेड़ पौधों को कौन खाएगा, जंतु, तो जंतुओं में स्थानांतरित हो जाती है ये। ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, जो समझने की बात है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद है वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन में के गिक में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के गिक में परिवर्तित, यानी जो किस में परिवर्तित हो जाती है आपकी नाइट्रोजन की प्रक्रिया को नाइट्रेट में, उसको हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पेड़ पौधे के सूखने और जीव जंतुओं के मरने पर जीवाणुओं द्वारा अपघटन होता है, इससे नाइट्रोजन गैस बनती है और फिर से वायुमंडल में वापस चली जाती है। इस तरह नाइट्रोजन गैस की चक्रीय प्रक्रिया पूरी होती है, दोबारा से बनी, फिर से वो वायुमंडल कहाँ चली गई, दोबारा से वायुमंडल में चली गई, तो पूरा चक्कर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। कार्बन का मुख्य स्रोत वायुमंडल में, थोड़ी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैंने लिख दिया, ये पॉइंट है। कार्बन का मुख्य स्रोत वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला याद रखोगे, CO2। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं। ऑक्सीजन का प्रयोग सांस लेने और ईंधन को जलाने में होता है, बता चुके हैं। नाइट्रोजन पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक है।
पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत मृदा में उपस्थित नाइट्रेट होते हैं। ठीक है, ये आप साइकिल है, आप देख सकते हो किस प्रकार से ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। ठीक है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण दिखाया गया है। ये दोबारा से मिट्टी में जो आ जाती है, मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उनका यौगिक यूज करती है, फिर इसको जीवाणुओं के द्वारा फिर से इसको गैसीय रूप में बदल दिया जाता है और ये दोबारा से फिर हमारी क्या है, वायुमंडल में आ जाती है। जैसे दोबारा देखते हैं कि ये देखिए कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, नील हरित शैवाल द्वारा इसका है। उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करता है, फिर वही मिट्टी में पहुंच जाता है। मिट्टी से फिर वही प्रक्रिया होती है, जीवाणुओं द्वारा, जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा इसको नाइट्रोजन जो गैस है इसमें बदल दिया जाता है और दोबारा से वायुमंडल में आ जाती है। तो इस प्रकार से जो ये पूरी प्रक्रिया है, ये नाइट्रोजन चक्कर की इस प्रकार चलती रहती है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, इसी प्रकार से जो हम ये है आपका नाइट्रोजन चक्कर है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे तीनों के तीनों साइकिल, जिसमें कार्बन साइकिल हमने तीनों पढ़े। ठीक है, तीनों कौन से? ठीक है, तीनों इसके अंदर हमने स्टडी किए। पहला हमने किया था कार्बन साइकिल, कार्बन चक्कर, दूसरा ऑक्सीजन चक्कर, और तीसरा हमने यहां से किया नाइट्रोजन चक्कर। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, नहीं दिक्कत आए तो बता देना। और एक थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लेना भाई, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, इसको जो है आपको कर लेना है काट के नाइट्रोजन चक्कर। नाइट्रोजन चक्कर। ठीक है, तीनों चक्करों का हमने स्टडी यहाँ पर कर लिया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार और सीरीज़ भी ऐसे आती रहेगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।